नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मामा क्रिकेट पे। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओडीआई जो कि खेला गया मनुका ओवल कैनबरा में। इस मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है वैभव। वैभव, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू केवल। इस मैच का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम चेंजेस पे नजर डालते हैं, क्योंकि आज दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीमों ने काफी सारे चेंजेस किए। इंडिया के चेंजेस से स्टार्ट करते हुए मयंक अग्रवाल के जगह पे आए शुभमन गिल, सैनी के जगह पे आए शार्दुल ठाकुर, चहल के जगह पे आए कुलदीप और शामी के जगह आए नटराजन। ऑस्ट्रेलिया का चेंजेस देखते हुए वार्नर के जगह पे आए कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क के जगह पे आए शॉन एबॉट और पैट कमिंस के जगह पे आए एस्टन अगार। तो इस चेंजेस के बाद हम स्टार्ट करते हैं मैच का डिस्कशन। तो इस मैच का टॉस जीता विराट कोहली ने और उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो वैभव, क्या पिच को देखते हुए यह फैसला सही था? जी केवल, ये फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि नॉर्मली कैनबरा की विकेट ऐसी होती नहीं है। कैनबरा की विकेट में इतना बाउंस नहीं होता है। जनरली बहुत ही फ्लैट विकेट होती है, एकदम रोड जैसी विकेट होती है। इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश टाइप विकेट होती है यहाँ पे, और 350-400 रन तो बनते ही हैं। तो आज इंडिया टॉस जीत गई, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे पहले चेंजेस देख लेते हैं एक बार। नवदीप सैनी और मोहम्मद शमी को गलत ड्रॉप किया है इस विकेट को देखते हुए। अगर उनको रेस्ट दिया है तो उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इस विकेट पे नवदीप सैनी और मोहम्मद शमी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि यहाँ पे बाउंस बहुत था। शाम को जब जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया तो बॉल मूव भी हो रहा था, तो शमी को और एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है। सैनी की जितनी हाइट है उनको काफ़ी ज़्यादा बाउंस एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते थे वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को। तो अगर ये रेस्ट वाला केस नहीं है तो ये चेंजेस का कोई सेंस नहीं बनाते। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की चेंजेस की बात है, उन्होंने तो पहले अनाउंस कर दिया था कि वो जो उनके मेन बॉलर्स हैं, मेन बैट्समैन है टेस्ट मैच के लिए, और जो थके हुए हैं आईपीएल में रेगुलरली खेल रहे थे, उनको ब्रेक देने वाले हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा चेंज था। इसके बाद हम जाते हैं इंडिया के स्टार्ट की तरफ, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि शुभमन गिल का आज थर्ड ओडीआई था, तो आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? देखिए, शुभमन गिल काफ़ी प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर है, आज भी काफ़ी अच्छा खेला है उन्होंने। पर मेरा सवाल तो ये कि मयंक अग्रवाल ने क्या पाप किया था जो उनको 2 वनडे के बाद ड्रॉप कर दिया गया टीम से। मतलब अगर आप ओपनर बना रहे हैं तो प्रॉपर ओपनर बनाइए, फिर एक आदमी को जगह दे के उसको दीजिए 10-12 वनडे प्रूव करने के लिए। कुछ सेंस नहीं बनाया कि मयंक अग्रवाल को 2 वनडे के बाद ड्रॉप, क्योंकि वो 2 वनडे में तो किसी ने भी रन नहीं बनाया था ना। मयंक अग्रवाल की क्या गलती है उसमें? और अगर पीछे और जाते हैं न्यूजीलैंड के टूर पे कि वहाँ पे भी किसी मयंक अग्रवाल ने रन नहीं बनाए थे, तो वहाँ पे भी किसी ने भी रन नहीं बनाए थे। तो ऐसे सब ड्रॉप हो जाते हैं। तो कुछ सेंस नहीं बनाया। हो सकता है उनको भी रेस्ट कर रहे हो, टेस्ट मैचेस आ रहे हैं इसके लिए। अगर वो रीज़न है तो सही है, नहीं तो कुछ सेंस नहीं बना था मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करने का। जहाँ तक शुभमन गिल की बात है, उनकी बैटिंग में प्रॉब्लम ये है कि उनको सिंगल्स लेना नहीं आता है अभी। वो या तो चौका मारते हैं या तो ब्लॉक करते हैं, और अगर ऑफ स्टंप के 5th स्टंप या 6th स्टंप पे बॉल है ना, तो उनका पैर जाता नहीं और वो बॉडी से दूर खेल जाते हैं। तो आप देखेंगे शुभमन गिल को आगे जैसे जैसे लिमिटेड ओवर मैचेस खेलेंगे ना, उनकी अंडर एज लगेगी ज़्यादा, विकेट पे लगेगा, अंडर एज लग के विकेट पे लगेगी और ऐसे बॉडी से दूर कैच होगा उसकी वजह से। तो ये दिक्कत है शुभमन गिल की। अभी तो वो सूटेड है टेस्ट मैचेस के लिए, और जब तक उनके बॉडी के अंदर बॉल नहीं होती ना, तब तक वो सिंगल नहीं निकाल पाते। तो ये दिक्कत है शुभमन गिल की। बाकी काफ़ी इंप्रेसिव लगे वो। मूव ऑन करते हैं हम श्रेयस अय्यर, सॉरी केएल राहुल पे। केएल राहुल और शुभमन गिल आज दोनों क्रॉस मारते हुए आउट हुए हैं एस्टन एगार को। एस्टन एगार की बॉलिंग अगर आप देखेंगे ना, तो काफ़ी जडेजा स्टाइल बॉलिंग है। वो आते हैं और सीधा अंदर अंदर मारते हैं वो बॉल। टर्न का तो कुछ भी नहीं है, टर्न तो भूल जाइए आप। इमाद वसीम टाइप बॉलर है एक्चुअली वो, जो अंदर अंदर बॉल लेके आते हैं, टर्न नहीं होता है। इतने मतलब इतने पेस की बॉल को पैर रख के मतलब ब्लाइंड स्वीप मार रहे थे अंदर दोनों, और दोनों की ज़रूरत नहीं थी। ये विकेट पे 400 रन करने थे नहीं, और जैसा एटीट्यूड था दोनों बैट्समैन का, लग रहा था कि हाँ और आगे आगे खेलना है और मतलब बढ़ानी है रन रेट, कोहली पे प्रेशर नहीं डालना है। तो उसके चक्कर में उन्होंने अक्रॉस स्वीप मार दिया, दोनों आउट हो गए। सिमिलरली विराट कोहली आज अक्रॉस खेलते हुए आउट हुए हैं। बहुत कम देखेंगे आप ये होता है। विराट कोहली बॉल की लाइन में नहीं है और उसके क्या बोलते हैं लेफ्ट में है। तो अगेन विराट कोहली ट्राई कर रहे थे कि मैं मार मार के रन निकाल लूँ अभी, क्योंकि बाद में तो पता नहीं क्या होगा, बाद में बैट्समैन नहीं है जो भी है। तो अगर विराट कोहली या शुभमन गिल में से कोई एक भी रहता, एक सेट बैट्समैन होता आखिर के 10 ओवर में, तो ये स्कोर 350-400 के आसपास जा सकता था।
जब विराट कोहली आउट हुए तो इंडिया का स्कोर था 152 रन्स 5 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा इन्होंने 150 रन्स की पार्टनरशिप खेली और इन्होंने लास्ट के 7 ओवर्स में 93 रन्स जोड़े। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आज आज मिरेकल हुआ है इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि इंडिया हमेशा यही रोता रहता है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है और लोअर मिडिल ऑर्डर में रन नहीं बनाता कोई। आज तो बना दिए लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन, 150 रन की पार्टनरशिप हो गई। अभी इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी टॉप ऑर्डर को रन करने पड़ेंगे कभी ना कभी। ऐसे 152 पे 5 पे लग तो ये रहा था कि 170 पे ऑल आउट हो जाएंगे हमेशा जैसे। लेकिन आज हार्दिक पांड्या और इसको रवि जडेजा को दोनों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। पहले उनकी जो पार्टनरशिप शुरू हुई है ना, उन्होंने बहुत टेस्ट मैच बैटिंग की है कि सिंगल सिंगल निकालें, गैप में सिंगल निकालें। हार्दिक पांड्या ने एक भी उल्टा सीधा शॉट नहीं मारा, बॉडी के अंदर रखा है, सब कुछ अंदर अंदर खेला है। उसके बाद जैसे ही उनको बॉल मिली है मारने वाली, उन्होंने मारी है। एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, स्टैमिना बहुत अच्छा है दोनों का। एंड के लास्ट के 2 ओवर में जब बाउंड्री नहीं आ रही थी, तो भी ऑलमोस्ट हर बॉल पर डबल रन ले रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड से आपको डबल्स मिलते हैं, लेकिन इतना इतना स्टैमिना होना इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद, और उनको पता भी जडेजा को तो फील्ड में जाके बॉलिंग भी करनी है। तो ये भी नहीं था जडेजा कि अपनी बॉडी को सेव नहीं कर रहे थे कि अभी मैं एक रन छोड़ देता हूँ, बॉलिंग में एक रन बचा लूंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों ने डबल्स लिए, बहुत अच्छी बैटिंग की है। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट कुछ प्लान नहीं था ऑस्ट्रेलिया की टीम का, आपने देखा होगा। वो उनको बॉडी के अंदर और साइड में, वो जेनेरिक प्लान है सबके लिए कि साइड में बॉलिंग करते रहो। उन्होंने वहाँ चौके मारे उनको। रविंद्र जडेजा अगर शॉर्ट बॉलिंग होती ना थ्रोट के आसपास, तो रन नहीं बनते हैं, पास में देखा है हमने। ये प्लान यूज कर सकता था ऑस्ट्रेलिया। हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट बहुत अच्छा प्लान निकाला ऑस्ट्रेलिया ने कि उनको वाइड यॉर्कर्स करेंगे, वाइड फुल टॉसेस करेंगे। आप देखेंगे एंड में जब उनको वाइड यॉर्कर्स हो रही थी, वाइड फुल टॉस हो रही थी, एक भी बाउंड्री नहीं लग रही थी हार्दिक पांड्या से। तो ये दूसरी टीम्स देखेंगी और उनको अब बाहरी बॉलिंग होने वाली है, बॉडी पे तो नहीं होगी। तब उनको काम करना पड़ेगा उस चीज़ पे। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स है दोनों की, और ये वैसी इनिंग्स है जो आगे अगले साल के जो 10-15 साल के बच्चे होंगे वो याद करेंगे कि ऐसे ऐसे इंडिया के 2 ऑलराउंडर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कैनबेरा में रन बनाए थे। ये वैसी वाली इनिंग्स होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते इंडियन बैट्समैन के स्कोरिंग की तरफ। इंडियन बैट्समैन है, उन्होंने पेस के खिलाफ 2 विकेट गवाकर 184 रन्स किए इन 25 ओवर्स विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.66 और स्पिन के खिलाफ 3 विकेट गवा के 116 रन किए इन 25 ओवर्स विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.67। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडियन बैट्समैन ने पेस के खिलाफ ज्यादा रन बनाए? बहुत ही क्लियर दिख रहा है ना कि अब इंडिया के जो बैट्समैन है वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते और अपना लिस्टें नहीं खेलते इंडिया में, जहाँ पे बॉल एक्चुअली घूमता है। तो उनको स्पिनर के खिलाफ अटैक कैसे करना है, उनको कहाँ मारना है, कौन से रीजन्स में मारना है, वो सब नहीं आता है अब आपने देखा ही होगा मैच में कि कोई KL राहुल ये आड़ा स्वीप मार के आउट हुए हैं। ये भी नहीं कि स्लॉग स्वीप मारे हो प्रॉपर, जहाँ पे आपका बैट का फेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कनेक्ट होने की। आड़ा स्वीप मार रहे थे अंदर। सेम एक ही शायद इंडिया में अभी एक ही प्लेयर है जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप में जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, वो विराट कोहली है। उसके अलावा स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको जो अपना डोमेस्टिक है उसको वैल्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी टीम में जगह नहीं बन रही तो आप रणजी ट्रॉफी खेल ले दिल्ली से, एक मैच जाके सेंचुरी बना के टीम में वापस आ जाएं। उस पर्पज़ के लिए नहीं है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, वहाँ जाके स्पिन खेलनी पड़ेगी, वापस सीखना पड़ेगा, और उसमें कुछ एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये दिक्कत है। लेकिन पेस के अगेंस्ट आप देख सकते हैं सुप्रीम है इंडिया की बैटिंग काफ़ी। के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की चेस की तरफ। तो इस केस में मैं आपको पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि टी नटराजन है, उनका आज पहला मैच था, डेब्यू किया उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन काफ़ी गलत है ये जो उनके साथ हो रहा है। उनके लिए भी गलत है और खलील अहमद के साथ भी गलत है, दीपक चहर के साथ भी गलत है। क्योंकि टी नटराजन को इंडिया में सेलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने हैदराबाद के लिए बहुत अच्छे यॉर्कर्स डाले थे। जो बॉलर अपनी IPL टीम के लिए नया बॉल नहीं करता है, वो इंडिया के लिए नया बॉल कैसे कर रहा है? मेरा तो ये सवाल है। जो बॉलर अपनी स्टेट के लिए, अपनी IPL टीम के लिए नया बॉल करता है, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर, वो इंडिया के लिए नया बॉल क्यों नहीं करते हैं? मतलब वहाँ पे वो उस लेवल पे अच्छे हैं, पर इंडिया पे खराब हो जाते हैं नए बॉल के साथ। टी नटराजन जो कभी नया बॉल नहीं करते, वो आज नया बॉल कर रहे थे।
तो ये कैप्टन और कोच की गलती है, उनको देखना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर का इतना अच्छा सीम बनता है, इतना अच्छा शेप बनता है बॉल का, वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी ये टेस्ट मैचेस में करते हैं रेड बॉल से ओपन, उनको छोड़ के हम नटराजन से कर रहे हैं, जो T20 तक में नहीं करते हैं नए बॉल से। जब हैदराबाद में थे तो भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, इवन विजय शंकर ने इनसे पहले बॉलिंग की है। नटराजन बेसिकली हैं एंड डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स डालने के लिए, उनको T20 के लिए सेलेक्ट किया था, पर हम वनडे में खिला रहे हैं। ऐसे बॉलर्स बेस्ड होते हैं। खलील अहमद को हमने न्यूजीलैंड में खिलाया, कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स, उनको 15 में भी नहीं है, जबकि वो सेम टीम में थे हैदराबाद में। वो नया बॉल करते थे, अब वो नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, अब नटराजन आ गए हैं। पहले विजय शंकर के साथ यही हुआ था, उनको लिया था, इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। जो प्लेयर इंजर्ड होता है वो जब फिट होता है तो नेचुरली टीम में आता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ था। तो पता नहीं क्या स्कीम बना के रखी है इंडिया की टीम ने, लेकिन जहाँ तक उनकी नटराजन की बात करें, आज नए बॉल से स्ट्रगल तो किया उन्होंने। दिख रहा था कि स्विंग कंट्रोल नहीं करनी आ रही थी उनको, जब अंदर स्विंग हो रही थी तो वाइड जा रही थी बॉल बहुत। लेकिन जब डेथ बॉलिंग की बात है, जिसके लिए सेलेक्ट किया उनको, वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, तो उसके लिए अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उनको काफ़ी। लेकिन नए बॉल का देखना पड़ेगा भैया, जो नए बॉल का बॉलर है उसी से बॉलिंग करानी चाहिए। जो स्टेट से, अपनी सिटी से नया बॉल कर रहा है, IPL में नया बॉल कर रहा है, वो इंडिया की टीम में के खराब कैसे हो जाता है? तो वो देखना पड़ेगा विराट कोहली और रवि शास्त्री को। इसके बाद हम आते हैं कि मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे इंडियन स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की है आज। जी जी, आज स्पिनर्स देखिए, ये युजवेंद्र चहल को रेस्ट करा है मुझे लगता है, और सही रेस्ट करा है क्योंकि उनकी काफ़ी रन जा रहे थे। और कुलदीप यादव ने आज अपने बेस्ट पे नहीं थे, कुलदीप यादव तो भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये वही बात है कि कुलदीप यादव अभी अपने 40-50% पे हैं, तो भी आपको इतनी अच्छी बॉलिंग दिख रही है। जैसे जैसे इंप्रूव करेंगे ना, आप देखेंगे लूप वापस आएगा, डिप वापस आएगा, और उनका जो ये है ना गुगली, वो टर्न भी ज़्यादा करेगा, आज टर्न नहीं कर रहा था। आज वैसे भी वो पैर पकड़ के बॉलिंग कर रहे थे ज़्यादा, क्योंकि ऑफ साइड में पूरी फील्ड ऊपर थी। एक फील्डर पीछे ले लेना चाहिए था, एक यहाँ पे मतलब स्क्वायर लेग ऊपर लेना चाहिए था, और फिर करानी चाहिए थी बॉलिंग, ताकि वो फ्लाइट कर सके बाहर, मतलब ऑफ स्टम्प से लेग स्टम्प को स्पिन हो। आज क्या हो रहा था, लेग स्टम्प से लेग स्टम्प के बाहर स्पिन हो रही थी बॉल, तो वो अटैकिंग लाइन नहीं थी। वो ऐसा था कि मतलब यहाँ से अगर बैट्समैन मारने को जाएगा तो वो लंबी बाउंड्री वहाँ पे आउट हो जाएगा, तो वो दिक्कत थी। सेम विराट कोहली की कैप्टनसी में भी ये प्रॉब्लम थी। जब मोजेस हेनरिक्स बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग करने आए थे, तो उन्होंने स्लिप नहीं लगाई। अब शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट स्लिप नहीं लगा रहे, वो भी सेंस नहीं बनाता, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। कुलदीप यादव, जिनको जो रीड नहीं होते किसी से भी, उनके अगेंस्ट भी आपने स्लिप नहीं लगाई थी, तो ये गलत चीज़ थी। लगानी चाहिए थी स्लिप, थोड़ा अटैक करना चाहिए था। फिंच ने ऐसा ही किया था, स्लिप्स लगाई थी, तो ये थोड़ी सी गलती थी। लेकिन रवि जडेजा ने अंदर अंदर बॉलिंग की है आज, उनको थोड़ा टर्न भी मिला है, तो काफ़ी अच्छा था। दोनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये दोनों अपने 100% पे नहीं है अभी, ये इम्प्रेसिव चीज़ है, तो भी इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है। जब अपने बेस्ट पे होंगे तो आप देखेंगे कि ये 5-5 विकेट भी निकालेंगे। इसके बाद हम आते हैं वो मोमेंट पे जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत लेगा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आया और उन्होंने इक्वेशन ही बदल दिया पूरे मैच का। जी जी, मैक्सवेल को पता नहीं क्या हो गया, वो किंग्स 11 से जब खेल रहे थे तो उनसे रन ही नहीं लग रहे थे, उनको ऐसा बॉलर खिला रहा था किंग्स। और आज देखिए, आज मतलब ऑस्ट्रेलिया के से आए हैं वो, तो ऐसा लग रहा है कि अलग ही टीम से खेल रहे हैं, अलग ही मैक्सवेल है। और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। बस वो जो है ना, सेंसिबिलिटी का थोड़ा सा ये चाहिए कि जब वो बुमराह को मारने जा रहे थे तो ऑलमोस्ट रन बॉल चाहिए था। बुमराह के 2 ओवर बचे थे, निकाल लेते 2 ओवर तो किसी किसी भी और बॉलर को मार सकते थे, कहीं से भी रन निकल सकते थे। ये बुमराह को भी मार के निकल सकते थे, लेकिन हट के उनको मार रहे थे यॉर्कर। बुमराह का यॉर्कर तो है ही फेमस, वो लग गया स्टंप्स पे, और वहां से इंडिया मैच जीत गया। आपको इंडिया के बॉलिंग में आज ऐसी क्या इंप्रूवमेंट दिखी जो लास्ट के 2 मैचेस में नहीं दिखी थी? सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट तो इंडिया की बॉलिंग में ये थी कि आज पिच अच्छी थी बॉलिंग करने के लिए। लास्ट जो 2 विकेट्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट थे, खासकर जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था। आज थोड़ा बाउंस था, तो उसकी वजह से स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद थी। जसप्रीत बुमराह की तो बॉलिंग देखी होगी आपने, बहुत परेशान किया उन्होंने नए बॉल के साथ। तो ये बहुत बड़ा अंतर था। और आज कुलदीप यादव के आने से भी बहुत फर्क पड़ा है। यजुवेंद्र चहल मतलब नॉर्मली 80-80 रन दे रहे थे 10 ओवर में, विकेट भी नहीं ले रहे थे, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है आज। आज हालांकि इंडिया ये मैच जीता, लेकिन सीरीज हार गया 2-1 से। तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया कितने मार्जिन से ये सीरीज हारा है?
देखिए मार्जिन्स का ही गेम है क्रिकेट, और एक्चुअली आप देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1052 रन बनाए हैं और 20 विकेट्स गंवाए हैं। इंडिया ने 948 रन बनाए और 22 विकेट्स गंवाए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन ज़्यादा बनाए हैं और 2 विकेट कम दिए हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बैटिंग ज़्यादा अच्छी की है, इंडिया ने बॉलिंग ज़्यादा खराब की क्योंकि 2 विकेट कम लिए हैं। तो ये छोटे छोटे मार्जिन, ऐसा बहुत कम लगता है ये मार्जिन देख के 3 मैचेस के लिए, लेकिन यही मार्जिन से मैच हार। तो दोस्तों आज का हमारा ये रिव्यू यही खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो, और नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एंड स्टे ट्यून फॉर आवर फर्दर वीडियोस। टिल देन गुड बाय। गुड बाय।